नमस्कार साथियों। दिव्या काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रतनगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कनुप्रिया चारण आपको ईसीसीई के घटक के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। भाग 1 में हमारे सर ने आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। आइए हम ईसीसीई के घटक के बारे में चर्चा करते हैं। ईसीसी एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसके अनेक घटक हैं। ये सभी मिलकर बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान प्रदान करते हैं। आइए हम इनके प्रमुख घटकों को विस्तार से समझते हैं। ईसीसीई के प्रमुख 4 घटक हैं: स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। पहला घटक हो गया स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। दूसरा घटक है देखभाल एवं संरक्षण। ईसीसीई का दूसरा घटक है देखभाल एवं संरक्षण। तीसरा घटक है ईसीसीई का प्रारंभिक अधिगम और चौथा घटक है प्रारंभिक उद्दीपन। इन चारों घटकों के अंदर हम देखते हैं कि प्रथम घटक के अंदर हमें स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में बताया गया है। बच्चों का स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उनके पोषण पर और उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आइए हम दूसरे घटक के बारे में चर्चा करते हैं। ईसीसी का दूसरा घटक है देखभाल एवं संरक्षण। देखभाल, बच्चों की किस तरह से देखभाल की जाए और किस तरह से बच्चों का संरक्षण किया जाए। ईसीसीई के तीसरे घटक में हम पढ़ते हैं प्रारंभिक अधिगम। तो प्रारंभिक अधिगम में किस तरह से बच्चों को किस तरह से प्रारंभ में उनकी किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो ईसीसीई के प्रमुख 4 घटकों के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन 4 घटक के बाद में पहले घटक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ईसीसीई का पहला घटक है स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। इस घटक में माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। ईसीसीई के प्रथम घटक में हम पढ़ते हैं कि इस घटक में माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है और इसमें प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल, जैसे कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद में जो देखभाल जरूरी है वो किस तरह से आपको बताया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले है जैसे कि पौष्टिक आहार, बच्चों को किस तरह से पौष्टिक आहार देना चाहिए। गर्भवती माता की प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण। गर्भवती माता के टीकाकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य की नियमित जांच, तनाव मुक्त वातावरण, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव शामिल है। तो ईसीसी के प्रथम घटक में सबसे जरूरी है स्वास्थ्य, दूसरा है पोषण और तीसरा है स्वच्छता। इसी प्रकार बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से संरक्षण, समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सकीय देखभाल हेतु प्रावधान समेत स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। यानी बच्चों को एक अच्छे वातावरण में, एक स्वच्छ वातावरण में उनको देखभाल उनकी अत्यंत आवश्यकता है। तो दूसरे घटक में हम पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारा दूसरा घटक आता है देखभाल और संरक्षण। बच्चों की किस तरह से देखभाल की जाए और बच्चों का किस तरह से संरक्षण किया जाए, इसका हम विस्तार से पढ़ेंगे। सभी बच्चों की अनुकूलतम वृद्धि और स्वच्छ विकास के लिए भौतिक और भावनात्मक रूप से सलामत, सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश के अत्यंत आवश्यक है। अर्थात बच्चों को एक सुरक्षित परिवेश मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में है बच्चों की देखभाल करने वाले के लिए आवश्यक है कि उसके मनोवैज्ञानिक यानी सोचने समझने की जो क्षमता है वो सामाजिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करे। यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उद्दीपक दिया सकता है। सहयोगी और सुखद अंतःक्रिया की जा सकती है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दूसरे घटक में हमने पढ़ा कि बच्चों की किस तरह से देखभाल की जाती है और किस तरह से उनका संरक्षण किया जाता है। तो ईसीसीई के तीसरे घटक में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक उद्दीपन, यानी बच्चों का किस तरह से प्रारंभ में उसका उद्दीपन यानी उसके विकास की जो क्षमता है वो किस तरह से बढ़ती है। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, विकास शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषा के आयाम में होता है। यानी विकास किस तरह से होता है, बच्चों का विकास है
वो शारीरिक गत्यात्मक यानी कि जो बच्चों के बढ़ने की क्षमता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है सामाजिक सांवेगिक यानी आसपास का वातावरण किस तरह से है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तीसरा है संज्ञानात्मक यानी बच्चों को किस तरह से सोचने समझने की उनकी जो क्षमता है वो किस तरह से है, तो संज्ञानात्मक में ये सब आता है। इसी प्रकार से हम बच्चों की वृद्धि और विकास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा है कि विकास शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषा के आयामों में होता है। ये सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं, यानी ये सभी आयामों से ही बच्चों का जो विकास है वो संभव है। जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में इन सभी आयामों को तीव्र वृद्धि और विकास होता है, यानी बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था है उन सब में इन सभी चीजों का, जैसे कि संज्ञानात्मक है, सामाजिक सांवेगिक है और शारीरिक गत्यात्मक है, तो इनका विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक उद्दीपन का अभिप्राय क्या होता है? देखिए, प्रारंभिक उद्दीपन का अभिप्राय होता है कि 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को देखने, सुनने, स्पर्श करने और सूंघने और स्वाद लेने का उद्दीपन प्रदान करने से होता है। प्रारंभिक उद्दीपन का अर्थ होता है बच्चों की जो देखने की क्षमता है, जो सुनने की है, जो स्पर्श करने की है और जो सूंघने की जो क्षमता है उसका उद्दीपन प्रदान करते हैं। उद्दीपन का उद्देश्य बच्चों को संभाव्य क्षमता की वृद्धि करना है। इसके लिए माता पिता देखभाल करने वाले के साथ साथ अंतःक्रिया की सकारात्मक वृद्धि और परिवेश की खोज के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। देखिए आगे, शोध कार्य बताते हैं कि उद्दीपन तंत्रिका मार्गों का निर्माण द्वारा मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है, जो कि भविष्य के अधिगम में सहायक, जो भविष्य का अधिगम है उसमें भी सहायता करता है। अतः यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अतः यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के उद्दीपन करने वाला वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आयु के अनुसार विविध सामग्री, अनुभव और विकास के अवसर हो। तो तीसरे घटक में हमने पढ़ा कि बच्चों का किस तरह से विकास संभव है, यानी बच्चों की जो देखने की है, जो सुनने की, जो स्पर्श करने की और जो सूंघने और स्वाद के जो उद्दीपन है वो यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। चौथे घटक ECCE के चौथे घटक में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक अधिगम यानी बच्चों को किस तरह से प्रारंभ में शिक्षा प्रदान की जाती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताओगे, ये आपका काम है। ECCE का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। ECCE का महत्व कार्य क्या है? महत्वपूर्ण घटक ये है कि बच्चों को जो प्रारंभिक अवस्था है, बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें सीखने का जो अवसर उपलब्ध कराना है वह ECCE का एक महत्वपूर्ण घटक है। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के उम्र और विकास के अनुरूप, जो 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके विकास जो उम्र है और विकास के अनुरूप सीखने का जो अवसर है वह अनिवार्यतः उपलब्ध कराना चाहिए। यह जरूरी है कि इन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। ECCE के मैं आपको 4 घटक बता चुकी हूँ, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। आइए देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में क्या बताया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसमें शारीरिक गत्यात्मक विकास होता है, सामाजिक संवेगिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और भाषा के विकास होते हैं। यानी बच्चों के जो प्रारंभ में सोचने संबंधी की शक्ति है और जो शारीरिक विकास होता है वो भाषा का किस तरह से विकास होता है, यानी बच्चे कहाँ से बोलना सीखते हैं, तो यहाँ पे इसमें बताया गया है। पहला है शारीरिक गत्यात्मक विकास, यानी कि जो शरीर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव, शरीर में जो गुणवत्तापूर्ण बदलाव है वह शारीरिक गत्यात्मक विकास में आते हैं।
दूसरा है सामाजिक सांवेगिक विकास। सामाजिक सांवेगिक विकास में जो जटिल और सतत प्रक्रिया है वो आती है, यानी बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है वो आसपास के वातावरण पर ही निर्भर होती है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है अनेक आयामों में घटित होता है और समग्र विकास का योगदान करता है। चौथा है आयाम भाषा का विकास, यानी कि बच्चों की जो भाषा का विकास है वो किस तरह से होता है। बच्चों के भाषा का विकास है वह आयाम परस्पर संबंधित होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो विकास की प्रक्रिया क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में है सर्वप्रथम शारीरिक गत्यात्मक विकास। शारीरिक गत्यात्मक विकास में क्या होता है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। शरीर का जो विकास है वह शारीरिक गत्यात्मक विकास कहलाता है। शारीरिक वृद्धि यानी बच्चों की जो बढ़ने की क्षमता है, जो शारीरिक विकास होता है वह किस तरह से होता है, बच्चों की लंबाई, बच्चों का भार है और शरीर में क्या परिवर्तन आता है, ये सभी शारीरिक विकास के अंदर ही आते हैं। देखते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास में क्या है। शारीरिक वृद्धि और विकास में लंबाई, भार और शरीर के अन्य अंगों में आनुपातिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। पहला ये चीज नोट कर लेना आप कि शरीर के जो वृद्धि विकास, ये यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। शरीर का जो शारीरिक विकास है वह लंबाई, भार, शरीर के अन्य अंगों में जो परिवर्तन आता है वो शारीरिक विकास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियों का विकास भी शामिल है। बच्चों की किस तरह से हड्डियों में परिवर्तन आता है ये यहाँ पे बताया गया है। शरीर की पूरी संरचना, बच्चे के जो शरीर की पूरी संरचना है वह हड्डियों का आकार, अनुपात और घनत्व पर निर्भर करती है। यानी बच्चों की किस तरह से हड्डियों में परिवर्तन आता है, बच्चों का आकार किस तरह से होता है, वो ये पूर्ण यहाँ पर निर्भर करती है। यानी पूर्ण जो बच्चों का आकार है, अनुपात है और जो घनत्व है वह पूर्णतः शारीरिक विकास है वो इस प्रकार निर्भर करते हैं। यह पूरे शरीर की आकृति निर्धारित करती है। यानी बच्चों की जो बढ़ने की क्षमता है वो पूरे शरीर की आकृति यहाँ पर शारीरिक गत्यात्मक विकास में बताया गया है। बच्चे किस तरह से बढ़ते हैं, बच्चों का विकास किस तरह से होता है, उनके हड्डियों में परिवर्तन किस तरह से आता है, उनके भार में परिवर्तन किस तरह से आता है, वो यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। शारीरिक गत्यात्मक विकास में स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास और हाथ, आंख के तालमेल की प्रक्रिया भी शामिल होती है। यानी बच्चों के जो हाथ पैर है वो किस तरह से बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल होती है। बच्चों में स्थूल मांसपेशियों का विकास उन्हें रेंगने, चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, यानी बच्चों का जो विकास है वह किस तरह से होता है। देखो, जो बच्चों का विकास है, मांसपेशियों का जो विकास है वह बच्चों के रेंगने, चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, चढ़ने, कूदने, खेलने आदि गतिविधियां मदद करती है। यानी बच्चों के विकास में क्या क्या गतिविधियां, बच्चों के विकास में क्या क्या गतिविधियां मदद करती है, वह है बच्चे किस तरह से रेंगते हैं, बच्चे किस तरह से चलते हैं, बच्चे किस तरह से खेलते हैं, उनका दौड़ना, उनका साइकिल चलाना, ये पूर्णतः किस चीज पर निर्भर करते हैं, उनके शारीरिक विकास और उनकी हड्डियों में जो परिवर्तन आते हैं वह उनके परिवर्तन के कारण ही ये सब चीजें होती है। ठीक है। सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास क्रेयॉन पकड़ने, रेखाएं खींचने, रेंगने, धागे डालने, काटने और लिखने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है। आगे देखते हैं हम सामाजिक सांवेगिक विकास, यानी बच्चों का सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास क्रेयॉन पकड़ने, रेखाएं खींचने, रेंगने, धागे डालने, काटने और लिखने आदि सभी गतिविधियां इसमें शामिल है। यानी शारीरिक विकास में ये सभी गतिविधियां शामिल है। आगे हम पढ़ते हैं
सामाजिक सांवेगिक विकास, यानी कि बच्चों का किस तरह से पूर्णतः सामाजिक विकास किस तरह से संभव है, ये हम आगे पढ़ते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया द्वारा, यानी बच्चों के जो सामाजिक विकास है उसकी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सामाजिक मानक और सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। बच्चे जो है वो सामाजिक मानक और सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। स्वस्थ सामाजिक विकास बच्चों की मदद करता है कि वे परिवार, दोस्त और जीवन के अन्य लोगों के सकारात्मक संबंध का विकास कर सके। यानी बच्चों का जो सामाजिक विकास है वह किस तरह से मदद करता है, किसके द्वारा मदद करता है? पहला है परिवार के द्वारा मदद करता है, दूसरा है दोस्त के द्वारा मदद करता है, और जीवन में जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा भी सामाजिक विकास है वो मदद करता है। तो जीवन में वो परिवार के दोस्त हैं, जीवन के अन्य जो लोग हैं वो सकारात्मक संबंध का विकास कर सकते हैं और संवेगात्मक विकास का इस तरह से करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का अर्थ और महत्व, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था है देखभाल और शिक्षा में बच्चों का जो अर्थ और महत्व है वो किस तरह से। संवेगात्मक विकास का अभिप्राय बच्चों में संवेगों और मूल्यों का विकास है। बच्चों का जन्म आधारभूत संवेगों जैसे कि प्रेम, भय, क्रोध और खुशी के साथ होता है। समय के साथ वे जटिल भावनाओं को विकसित करते हैं और वे भावनाओं को पहचानना, अभिव्यक्त करना और उनका प्रबंध करना सीख लेते हैं। यानी कि बच्चे जो प्रारंभ में हैं वो प्रेम, भय, क्रोध और खुशी के साथ साथ उनके आधारभूत संवेग में परिवर्तन होता रहता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चों में जो सोचने समझने का जो विकास है वह किस तरह से संभव है, ये हम पढ़ते हैं। यह सोचने, याद करने, पहचानने, वर्गीकरण करने, कल्पना करने, तर्क करने और निर्णय करने की मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास की ओर संकेत करता है। यानी बच्चे किस तरह से सोचते हैं, बच्चे किस तरह से याद रखते हैं चीजों को, किस तरह से वह पहचानते हैं चीजों को, और किस तरह से जो कल्पना करते हैं, जो सोचने समझने की जो बच्चों की क्षमता है वह किस तरह से है, वह पूर्णतः संज्ञानात्मक विकास पर ही निर्भर है। यानी बच्चों के जो सोचने समझने की शक्ति है वह पूर्णतः संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। भाषा का विकास, यानी बच्चों में किस तरह से भाषा का विकास होता है, वह किस तरह से बोलना सीखते हैं, को आसपास के वातावरण से किस तरह से उनकी भाषा का विकास होता है, यह हम आगे अध्ययन करेंगे। यह भाषा को ग्रहण करने, यानी भाषा को सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए, समझने और उपयोग करने की जो प्रक्रिया है। भाषा का विकास क्या है? यह भाषा को ग्रहण करने, समझने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल है। यानी भाषा के विकास में क्या क्या शामिल है? भाषा के विकास में भाषा को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल है। यह कौशल बच्चों को संप्रेषण करने और उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करते हैं। यानी बच्चे किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये सब कौशल है वो भाषा के विकास में सहायक है। और ये सभी जो कौशल है वह उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में उन बच्चों की सहायता करते हैं। आगे है पाठ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रतनगढ़ में। मैं आर.के. स्वामी। आज हम ECCE के महत्वपूर्ण जो बिंदु हमने दिए थे, जो पढ़े थे, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ECCE का मैंने कुछ चैप्टर आपको कल बताया था कि ECCE क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या है, ECCE क्या काम करता है, कौन सी आयु के विद्यार्थी इसके अंदर शामिल होते हैं और कौन सी आयु ECCE के घटकों में आती है।
तो आयु कौन सी आती है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु। बच्चे का जब जन्म होता है या जन्मोपरांत से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक का काल प्रारंभिक बाल्यावस्था काल कहलाता है। ये हमने पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था। अब देख अधिकारी दिखा